जब अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। जी हाँ, दिल से अगर आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते। और यही काम जो है नोएडा के जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने किया, वो इसलिए कर पाए। क्या काम किया ये हम सब जानते हैं कि पैरा ओलंपिक में उन्होंने बैडमिंटन में रजत पदक जीता, स्वर्ण जीतते-जीतते रह गए। लेकिन ये यात्रा उनकी बहुत लंबी, बहुत शिद्दत वाली रही है। तो इस यात्रा में उनके एक और चीज़ जुड़ती है जो पहले कहा जाता है लोगों को के बारे में, बच्चों से हम लोग बड़े बुजुर्ग कहते रहे हैं कि पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, बनोगे खराब। लेकिन पढ़ो, अब इसको संशोधित कर लेना चाहिए। पहली लाइन तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन खेलोगे, कूदोगे तो भी बनोगे नवाब। यही एलवाई सुहास साहब ने साबित किया। बहुत-बहुत स्वागत है सुहास जी आपका। और ज़िंदगी में कभी मतलब विपरीत स्थितियाँ क्या होती हैं? कुछ होती हैं, नहीं होती हैं? देखिए, आपने सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपको और आपके माध्यम से जो भी सुन रहे या देख रहे हैं उनको भी, जनता को जो प्यार, सम्मान, आशीर्वाद उन्होंने दिया है, उसके लिए मैं हमेशा ऋणी हूँ। जैसे आपने कहा कि ज़िंदगी में परिस्थितियाँ बहुत सारे बातों को निर्धारण करती हैं और ये हमारे साथ भी लागू है और ये हर इंसान के साथ लागू है। और जब हम ज़िंदगी को आगे देखते हैं, आगे से कि आगे क्या होगा, क्या हम सफल होंगे, नहीं होंगे, उन सवालों का जवाब देना बहुत कठिन है। तो जब पीछे मुड़ के देखते हैं लगता है हाँ, जो मेरी ज़िंदगी में ये जो इवेंट हुआ या ये जो घटना हुई तो वो शायद वो अच्छे के लिए हुआ। तो बहुत सारे ऐसे परिस्थितियाँ होती हैं जो जब होता है उस वक़्त बहुत कठिन लगता है और बाद में पीछे मुड़ के लगता है कि हाँ, जो जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। उदाहरण के लिए अगर मैं बताऊँ तो इंजीनियरिंग के बाद मैं एमटेक का एग्ज़ाम लिखा था, गेट एग्ज़ाम लिख के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो देश की सर्वोच्च प्रीमियर इंस्टीट्यूट मानी जाती है, तो वहाँ मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, एमटेक के लिए इंटरव्यू कॉल आई और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ इंटरव्यू में। जबकि काफ़ी मैंने तैयारी की थी बट देन उस वक़्त लगा कि क्यों मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अभी जब पीछे मुड़ के देखता हूँ, शायद अगर वहाँ आईएएससी में मैं करता तो हो सकता है मैं एक प्रोफेसर बन जाता, बट अच्छा ही होता। वो उसकी इंस्टीट्यूशन के बारे में कोई वो तो सर्वोच्च मतलब वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है भारत में। बट मेरी जिंदगी में ये अच्छा हुआ कि मैं वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं सिविल सर्विस लिखा, सिविल सर्विस में सिलेक्शन हुआ, पैरालंपिक्स लिखा। तो कभी कभी लगता है कि ऊपर वाला जो करता है, डेस्टिनी जो करती है वो सही ही करती है। और हमेशा जो भी सफर होती है, सफर में कभी हार कभी जीत लगी रहती है। और जब हारते हैं उस वक्त हम मन को कितना एक कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ाते हैं, तो वो बहुत मायने रखता है। जी, बहुत सही कहा आपने। जब हारते हैं तो आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ने का। लेकिन वो हार जो है असल में कभी-कभी लोगों को निराशा देती है। ज़िंदगी में बहुत सारे पल ऐसे आते हैं जब आपको ना इन जो घटनाएँ होती हैं उनको आपने कैसे लिया? आप तो शुरू से लड़ते रहे हैं। चाहे वो पढ़ाई के दौरान हो, संघर्ष किया हो, चाहे वो आईएएस के दौरान हुआ हो या जब एनआईटी में आप पढ़ रहे थे, एनआईटी सूरतगल देश का बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज है, वहाँ पढ़े, फिर उसके बाद जब आपने एक घटना का ज़िक्र किया, फिर आईएएस बने और फिर जो खेलने का दौर शुरू हुआ। खेलने का दौर आपको जीवन में कितना पॉज़िटिविटी देता है? लोगों की समझ, क्योंकि आप डीएम हैं, लोगों से सीधे जुड़े हुए हैं, आईएएस अफ़सर हैं, तो आपको कितनी प्रेरणा देता है कि उनके काम को जल्दी से जल्दी करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए? मेरा तो ये मानना है कि खेल जिंदगी का अभिन्न अंग है। हमें जी। याद है कि जब हम बचपन में, जब इवन फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके जब जब पढ़ते भी थे, शाम को 5 बजा तो घर में कहते थे कि जाओ खेल के आओ 1-2 घंटा। तो हमारे लिए घर में जैसे खाना खाते हैं वैसे खेल एक जिंदगी का हिस्सा था और इससे बहुत सारे फायदे हैं। एक तो उस व्यक्ति जो खेल कूद में इन्वॉल्व रहता है तो फिजिकल फिटनेस अच्छा रहता है और दूसरा जो मेंटल शार्पनेस है, खेलने से बहुत ज्यादा वो माइंड शार्प रहती है।
एक व्यक्ति एक काम को 4 घंटे में करता है, दूसरा व्यक्ति उसी काम को 1-1.5 घंटे में कर लेता है। तो ये बेसिकली एफिशिएंसी ऑफ डिलीवरी होती है। मुझे लगता है कि आप अगर फिजिकल फिटनेस अगर अच्छी है तो आपकी माइंड शार्प है फिजिकल फिटनेस और इन सब चीजों की वजह से, तो आपकी इन जनरल जो एफिशिएंसी ऑफ डिलीवरी है वो भी अच्छी होती है। वो ना सिर्फ किसी डीएम के काम के लिए, कोई भी काम करे, कि बाकी तो तमाम सारे लोग बहुत काम करते हैं, उन सब के लिए मुझे लगता है कि अगर 1 घंटे से 2 घंटे अगर फिजिकल एक्सरसाइज करे, कोई भी खेल स्पोर्ट वो चुन ले, वो बहुत फायदा रहेगा। और ये जरूरी नहीं है कि कोई प्रोफेशनल स्पोर्ट्स खेले। तो मैंने भी प्रोफेशनल स्पोर्ट्स बाद में शुरू की है, जब मुझे लगा कि हाँ मैं खेल पाऊंगा, उस स्तर पे पहुंच पाऊंगा। तो हॉबी की तरह जरूर खेले, बट इट हैज टू बी पार्ट ऑफ लाइफ। एंड कभी भी कोई भी काम आप करें, जैसे आप जर्नलिज्म में हैं, अगर आपको जर्नलिज्म से प्यार नहीं है तो आप बहुत दिन तक आप उसको कर नहीं पाएंगे। अगर कर भी लेंगे तो वो खुशी नहीं देगी कि जो आप फिर ये सोचेंगे कि अरे कब ये काम खत्म करूं, फिर घर जाऊं, कोई और दूसरी हॉबी से खुशी ढूंढते हैं। तो इसलिए मुझे जो हॉबी है उस वर्ड से बहुत ये नहीं है, मतलब मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जिनको काम से खुशी नहीं मिलता है वो हॉबी से खुशी ढूंढते हैं। हमें तो हर चीज से खुशी डिराइव करनी है। तभी आप, क्योंकि अगर कोई ये कहे मैं दिन भर जो काम करता हूँ उससे तो मुझे खुशी नहीं मिलती है, मैं जब रात में जब गाना सुनता हूँ तब खुशी मिलती है, तब तो फिर जिंदगी तो निराशाजनक रहेगा। तो जो जो आप हर पल करते हैं उससे अगर खुशी मिलती है, तब तो फिर आपको दिन क्या रात क्या, जो सफर में हार क्या जीत क्या। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन आप उन माँ-बाप को क्या कहना चाहेंगे जो आपके माता-पिता ने तो कहा आपको डाँट फटकार के कि शाम को खेलने जाओ भई, टाइम हो गया तुम्हारा खेलने का। आज के माँ-बाप तो ऐसा नहीं करते हैं। आप अपने बच्चे के साथ ऐसा करते? पहले एक सवाल, और फिर उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि मुझे लगता है आज माँ-बाप इतने तनाव में हैं कि हर समय बच्चे को पढ़ना, 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 वो एक उनके ऊपर दबाव रहता है। आपने बहुत सही बात कही। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। आखिर हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छा ही चाहते हैं, वो बात बिल्कुल सही है। और उनको, माता पिता को ये लगता है कि अगर स्पोर्ट्स में जाएंगे, उससे स्पोर्ट्स जो है हाई रिस्क हाई रिटर्न की करियर है। अगर प्रोफेशनल करियर देखे तो इसमें बहुत सारे लोग खेलेंगे और बहुत सारे लोग भाग लेंगे, बट उसमें ओलंपिक पैरालंपिक पोडियम में कुछ ही लोगों को मेडल मिलेगा। जो हार जाते हैं, हारने के बाद बहुत सारे विकल्प मौजूद नहीं रहती है। इसलिए माता पिता को लगता है कोई ना कोई डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन कर ले, अच्छी कंपनी में नौकरी पाले, तो महीने में 30-50 हजार नौकरी तो मिल ही जाएगा। स्पोर्ट्स में जाएगा, अगर जीतेगा नहीं तो फिर अगर जीतेगा तो फिर तो आसमान मिल जाएगी। अगर नहीं जीतेंगे, जिसकी जो ज्यादातर जो लोग हैं, तो फाइनली स्पोर्ट्स में भी 3 ही मेडल है तो 3 ही लोगों को मिलेगा। बाकी जो कई सौ कई हजार लोग जो कोशिश किए होंगे उनको मेडल नहीं मिलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा वो जो डर रहता है कि अगर नहीं मिलेगा जीत, तो कोई विकल्प बहुत बेहतर नहीं रहता है। तो ये सोच के पेरेंट्स सोचते हैं कि मेरे बच्चे के लिए कि स्पोर्ट्स, क्योंकि हाई रिस्क हाई रिटर्न गेम है, उतने हाई रिस्क पे हम लोग ना जाए। इसमें 2-3 पहलू है, ये बात बिल्कुल सही है। सबसे पहले तो आज की तारीख में स्पोर्टिंग कैरियर्स में भी एवेन्यूज बहुत खुल गया है। स्पोर्टिंग मैनेजमेंट कंपनीज आ गई है, विभिन्न प्रोफेशनल कंपनीज आ गई है। जैसे आर्मी से रिटायर होके, मिलिट्री से रिटायर होके लोग विभिन्न चीजों को मैनेज करते हैं, तो वैसे स्पोर्ट्स में भी जो डिसिप्लिन, क्योंकि स्पोर्ट्स इनबिल्ट डिसिप्लिन, इनबिल्ट पैशन, इनबिल्ट डेडिकेशन को ऑलरेडी सिखाती है। तो वो लोग भी, कई लोग अच्छे से अपनी करियर्स को और जगह मैनेज कर रहे हैं। और रही दूसरी बात, मैं ये नहीं कहता हूं कि प्रोफेशनल स्पोर्टिंग करियर को ही हर एक को चुनना है, नहीं, जरूरी नहीं है। बट अगर दिन में 1-8 घंटे अगर वो खेलने के लिए भेजेंगे, तो उससे उनको फायदा है, नुकसान नहीं है। क्या फायदा है? एक तो फिजिकल फिटनेस है, कि फिजिकल फिटनेस रहेगी तो आपकी दिमाग भी अच्छे से काम रहता है, बॉडी की टॉक्सिन्स निकल जाती है। और दूसरा, जैसे हम लोग पेंसिल को जब लिखते हैं तो बीच बीच में हम उसको शार्पन करते हैं, तो हमारी बॉडी माइंड के लिए भी वो जरूरत होती है। आप दिन भर, आप कोई 10th-12th का टॉपर की इंटरव्यू लीजिए, ये जरूरी नहीं है कि जो आदमी हमेशा, जो बच्चा 10 घंटे पढ़ाओ 15 घंटे पढ़ाओ वही टॉपर होगा, जो 4-6 घंटे पढ़ाओ वो भी टॉपर होता है। तो इसलिए जो ये गलत फहमी है कि हम कितने घंटे तैयारी करते हैं, कितने घंटे पढ़ाई करते हैं, तो ज्यादा अगर करेंगे तो उसी से हमें सफलता मिलेगी, ऐसे बिल्कुल नहीं है। स्पोर्ट्स अगर
जिंदगी को कॉम्प्लीमेंट करती है। तो इसको हर एक को अपनाना चाहिए, ताकि जो काम वो करे, जो पढ़ाई वो करे, और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। बहुत सही कहा आपने। आप का परिवार है, आपके बच्चे हैं, आपका जो काम बतौर डीएम है वो बहुत बड़ा है। आप 8 बार डीएम अपने करियर के दौरान रह चुके हैं, यहाँ अभी आप 1.5 साल से हैं, और खेलने का भी आपका शौक है, जो एक जिम्मेदार शौक है, प्यार है, आपका लगाव है उससे, और वो भी आप काम करते हैं। मैंने तो खुद सुना जब मैं प्रयागराज में गया था कुंभ के दौरान, तो आपके बारे में शोहरत आपकी सुनी कि आप 1:30 बजे रात में भी खेलने चले जाते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं। उस मैनेजमेंट के बाद प्रयागराज का कुंभ का मैनेजमेंट देखते हुए भी आप कर रहे थे, यहाँ पे भी यही आपके बारे में सुना है। तो ये जो हम सबके जीवन में सबसे बड़ा सवाल होता है टाइम मैनेजमेंट का, वो कैसे 24 घंटे आपके पास भी है, मेरे पास भी है। मैं हो सकता है मेरा बहुत अच्छा टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा, लेकिन प्रधानमंत्री का टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा। आपका टाइम मैनेजमेंट आपने ऐसा कर रखा है कि 24 घंटे में आप अपना बच्चों को भी टाइम देते ही होंगे, मुझे पक्का विश्वास है, मैं नहीं जानता हूँ, परिवार को देते होंगे, और काम में भी उसी शिद्दत के साथ करते हैं, क्योंकि आपने कोरोना काल के दौरान जो अच्छी व्यवस्थाएं की वो आपके काम को बोलती हैं। खेल भी आप उसी शिद्दत के साथ रहे। ये सब कैसे संभव हो पाता है? क्या इसके लिए बाकायदा कोई टाइम टेबल बनाते हैं, या ये कि आप फालतू की चीजें नहीं करते? क्या है इसका राज? आपने बहुत अच्छे, मेरे लिए मतलब काफी काफी तारीफ की। पता नहीं मैं उतना लायक हूँ कि नहीं, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं आपकी स्क्रीन में बैकग्राउंड में बुक्स देख रहा हूँ, जैसे बहुत सारे बुक्स मुझे दिख रही है। तो आप भी, जैसे आप बाकी जर्नलिज्म करते हैं, तो साथ में आप बुक्स पढ़ते होंगे, कोई म्यूजिक सुनते होंगे, कोई फिल्म देखते होंगे, कोई यूट्यूब देखते होंगे। तो हर व्यक्ति, तो वो अपने अपने काम के साथ, और काम तो हर व्यक्ति मल्टीटास्किंग तो करता ही है। तो मैंने आज तक किसी एक व्यक्ति से नहीं मिला जो ये कहता हो कि मैं सुबह चले आता हूँ और वही कोई कंपनी में काम करता हूँ, तो मैं रात में भी वही लेटता हूँ, वही बैठता हूँ। तो हर व्यक्ति, समय तो हर व्यक्ति के पास उतना ही है, और हर व्यक्ति कई काम को करता ही है। अभी क्वेश्चन ये आती है कि हम जो काम करते हैं, तो उसको कितनी पैशनेटली करते हैं, और उसको कितने प्रोफेशनली आगे ले जाना चाहते हैं। तो जैसे मैं हमेशा, जैसे आपने कहा, जिम्मेदारी प्रशासनिक जो रहती है बहुत संवेदनशील होती है। सुबह से लेकर रात तक मेरा उसी में लगभग निकल जाती है। कभी रात में 9 बजे या 10 बजे या 11 बजे 12 बजे तक, जब जिस दिन जो जिम्मेदारी रहती है, तो वो ही मैं पहले निभाता हूँ, वो मेरी प्राथमिक जिम्मेदारी है। उसके बाद जो समय बचता है, तो वो मैं अपने खेल के लिए देता हूँ। और जैसे बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में रहते हैं, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब करते हैं, या कोई मूवी देखते हैं, कुछ और करते हैं, तो मैं बाकी काम कुछ नहीं करता। मेरा प्रशासनिक जिम्मेदारी जिससे मैं प्यार करता हूँ, और जो मेरी खेल जिससे मैं प्यार करता हूँ। तो जब आप किसी चीज को प्यार करते हैं, किसी वस्तु से या किसी व्यक्ति से, आप उनके लिए समय तो निकाल ही देते हैं। और दूसरा, आप जब उसके साथ समय बिताते हैं, तो फिर आपको वो सुखदायक रहती है, वो स्ट्रेस नहीं देती है। जी, आपकी श्रीमती जी भी जो है ऋतु जी, वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में ही है। उनकी जिम्मेदारी और आपकी जिम्मेदारी तय बात है, वो भी बहुत बड़ा बड़ा काम करती रही। उन्होंने बूथ दोस्त नाम का ऐप भी बनाया, और अलग इनोवेशन भी आप दोनों लोग करते रहते हैं। ये परिवार का सामंजस्य, परिवार को टाइम देने की जो बात अक्सर की जाती है, वो चोरी करना, वो निकालना, वो बचाना कैसे संभव होता है? ये आपने बिल्कुल सही कहा कि परिवार की स्ट्रेंथ बहुत आवश्यक होती है। और शायद मैं एक चीज सोचता हूँ कि विगत सालों में अगर मैं एक चीज, अगर मेरे लिए लगता है कि मैं और बेहतर करना चाहिए था, तो वो मुझे लगता है कि परिवार को मैं उतना समय शायद नहीं दे पाया हूँ जितना मुझे आइडियली देना चाहिए था। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक सैक्रिफाइस है, जो जिसके वजह से, बट देन ऊपर वाले ने जब पैरालंपिक मेडल दिया है, तो लगता है कि चलो कुछ किया तो कुछ मिला भी। बाकी लोग ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं परिवार के साथ, जो मुझे लगता है। और मेरे परिवार में हमेशा अक्सर मुझे लोग बोलते हैं कि आप उतना टाइम नहीं दे पाते हैं। तो हाँ, तो बट फिर भी कोशिश तो करते ही है कि जो टाइम है, जो छुट्टियों के दिन है, वो उस टाइम जो मैक्सिमम निकल सकता है, तो उतना तो कोशिश करते हैं। आप कुछ पढ़ना क्या पसंद करते हैं? देखिए, हम पढ़ते हैं तो मैं बहुत, जैसे प्रशासनिक जिम्मेदारी के अलावा अन्य किसी चीज बहुत ज्यादा
पढ़ने के लिए समय नहीं मिलता है। जब कॉलेज वगैरह में थे तो काफी पढ़ते लिखते थे, और मैं इनफैक्ट मेरे कॉलेज का मैगजीन हुआ करती थी, उसका एडिटर हुआ करता था उस टाइम पे। तो मैं जब बचपन में कन्नड़ा भाषा में मैंने 100 से ज्यादा कविताएं लिखी है। तो बट मुझे लगता है कि आप बहुत सारे काम एक साथ जब आप करते हैं, मेरी ऑलरेडी दो जिम्मेदारी या 2 चीज मैं करता हूँ, वो उसको ठीक से कर लूँ, बाकी चीज इतना नहीं कर पाता। इस पूरे प्रकरण में, पूरे प्रोसेस के दौरान एडमिनिस्ट्रेशन में अभी खास तौर से प्रधानमंत्री से आपकी बातचीत हुई, मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई, क्या लगता है आपको वो सरकार कैसे या वर्तमान शासन कैसा उसको प्रमोट कर रहे हैं उनसे, या और क्या करना चाहिए खेलों को प्रमोट करने के लिए? ये आज की तारीख में जो एलीट एथलीट है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खासतौर पे ओलंपिक पैरालंपिक में खेलते हैं, उनको भारत सरकार की जो टॉप स्कीम है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है, ये स्कीम बहुत ही लाभदायक रही है। मैं भी टॉप एथलीट रहा हूँ विगत कुछ सालों में। ज्यादातर जो ओलंपिक पैरालंपिक मेडलिस्ट है वो टॉप स्कीम के अंतर्गत कवर्ड रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही सफल स्कीम रही है भारत देश के लिए और भारत देश के खिलाड़ियों के लिए। अभी जो जिम्मेदारी आती है कि क्योंकि जो एलीट एथलीट्स है जो इस स्तर पे भाग लेते हैं, तो उनके लिए तो ऑलरेडी एक तरह से मंच तैयार है, उनको ट्रेनिंग की सारे एक तरह से उनके संसाधन उपलब्ध कराई जाती है। जो मुख्य भूमिका जो आज की तारीख में अगर किसी की होगी आने वाले दिनों में, क्योंकि जनता की भी अपेक्षाएं बढ़ जाती है कि आने वाले ओलंपिक्स में, पैरालंपिक्स में, पेरिस में हो, उसके आगे लॉस एंजलिस में हो, या कभी भी आने वाले सालों में, तो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्टिंग एसोसिएशंस की, जैसे उदाहरण के लिए आपने वॉलीबॉल का अगर देखें तो स्टेट वॉलीबॉल एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल एसोसिएशन, इनकी जिम्मेदारी होती है। ऐसे अलग अलग स्पोर्ट की यहाँ पे अलग अलग एसोसिएशन होती है, क्योंकि यही बेसिकली जिला स्तर पे और राज्य स्तर पे स्पोर्ट्स को ड्राइव करती है। तो वो बडिंग टैलेंट को आइडेंटिफाई करे, वो एक प्रोफेशनल तरीके से उनको रन कराए, वो संसाधन को जुटाए सीएसआर के माध्यम से या अन्य एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के माध्यम से, ताकि जब एलीट लेवल पहुंचेंगे तब तो भारत सरकार की स्कीम है, उनको मिल ही जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में स्पोर्टिंग कल्चर के लिए मेन चैलेंज है। एक अंतिम सवाल, वो ये कि जिंदगी में पैसे का कितना महत्व आप देते हैं? पैसा कितना होना चाहिए आपके अलावा, आप सबके लिए जनरल उसमें? देखिए, मुझे याद है जब कॉलेज में था, राहुल द्रविड़ ने एक बार कही थी कि पैसा और फेम, उसके पीछे तो कभी जाना नहीं चाहिए, कि आप अपने काम को शिद्दत के साथ करिएगा, तो बाकी जो कायनात, जो भाग्य जो लिखा रहता है आपको, तो वो दे देगी। तो मैं ये वाकई में मुझे उस वक्त लगा था, ये कह तो सही रहा है कि ये जो 2 चीजें होती है ना, ये जो पैसा हो या फेम, मुझे लगता है कि ये आपको इसके पीछे कभी नहीं जानी चाहिए। एंड आई थिंक भाग्य जो देता है, तो वो जो हम डिजर्व करते हैं तो वो देता है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बार महसूस किया हूँ, एंड जो सोचते भी नहीं थे तो वो भाग्य ने दिया है। तो जैसे मुझे जब लगा था कि मुझे नहीं मिल सकते, मतलब कहा ये हम बन पाएंगे, वो हम बन गए। और जब सोचा था कि इस बार, मैंने तो सोचा था कि सोना तो मुझे मिल ही गया, भाग्य लगभग दे ही दी, बट वो मुझसे छीन ली। तो मैं ये मानता हूँ इसलिए कि जैसे इतना जब उतार चढ़ाव होता है, मेरा बचपन कभी सोचते नहीं थे कि पैरालंपिक खेलेंगे इंडिया के लिए, वो मेडल जीतेंगे, सोचते नहीं थे। जब एक बार आया, जब मैं खेला फाइनल में, जब मैं खेल रहा था, मुझे लगा कि मैं जीत ही जाऊंगा, बट देन जीत नहीं पाया। तो मुझे लगता है भाग्य हर एक इंसान को देता है जो डिजर्व करते हैं, तो यही मुझे लगता है। आपको आगे के जीवन के लिए और देश के लिए जो आप जज्बा कर रहे हैं, जिस जज्बे के साथ, उसपे और बहुत कुछ कर पाएं, इस शुभकामनाओं के साथ, और खेलों में बहुत कुछ कर पाएं, इस शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत आभार। नवोदय टाइम्स पंजाब के जरिए आपने बातचीत करने के लिए समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया।